नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे उर्दू पत्रकारिता की सूरत हाल। अपने देश में पहले उर्दू अखबार का प्रकाशन 1822 में हुआ। नाम था जामे जहानुमा। इसे कलकत्ता से हरिहर दत्ता ने निकाला था। इसके मुदीर या संपादक थे सदा सुखलाल। यह 1888 तक छपता रहा। डेली न्यूज़पेपर के रूप में उर्दू का पहला प्रकाशन था उर्दू गाइड, जो 1855 में कलकत्ता से ही छपा। इसके संपादक थे मनवीर कबीरुद्दीन साहब। हिंदी का पहला अखबार जो एक साप्ताहिक था और हर मंगलवार को छपता था, वह जामे जहानुमा के प्रकाशन के 4 साल बाद उसी शहर कलकत्ता से शुरू हुआ। नाम था उदंत मार्तंड। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने 1826 में निकाला। दिन था 30 मई। लेकिन हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा कलकत्ता से सन 1854 में छपा। तब से अब तक गंगा जमुना में काफी पानी बह चुका है। आज़ादी, बंटवारा, जंग और जमहूरियत से जुड़े बड़े घटनाक्रमों की हिंदी की तरह उर्दू पत्रकारिता भी गवाह रही है। अपनी कुछ एक गुणात्मक कमियों के बावजूद हिंदी पत्रकारिता का विस्तार और विकास बहुत तेजी से हुआ है। महादेश के सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबार और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल हिंदी के हैं। लेकिन उर्दू पत्रकारिता दक्षिणी राज्यों के कुछ प्रमुख केंद्रों को छोड़ दें तो शेष भारत में बीते कुछ दशकों से लगातार सिमटती नजर आ रही है। जबकि एक समय दिल्ली, कलकत्ता, पटना और लखनऊ उर्दू पत्रकारिता और प्रकाशन के बड़े केंद्र थे। आर्थिक सुधारों, तेजी से पसरते कारपोरेट तंत्र और बेशुमार फैलाव वाले विज्ञापन बाजार के बावजूद उर्दू सहाफत का ये हाल क्यों है? मौजूदा उर्दू पत्रकारिता के क्या हैं सवाल और क्या हैं बुनियादी सरोकार? कैसा है उसका कंटेंट और उसकी सोच की क्या है दिशा? ऐसे ही कुछ सवालों पर आज हम बात करेंगे अपने 4 खास मेहमानों से, जो उर्दू सहाफत और अदब के जाने माने नाम भी हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रजा हैदर साहब, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अली जावेद, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उर्दू के वो प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं मासूम मुरादाबादी साहब, जो जदीद खबर नाम का अखबार, उसके आप संपादक हैं, और साथ में हैं बेंगलोर से छपने वाले जाने माने अखबार पासबन के दिल्ली ब्यूरो चीफ SH शम्स। आप चारों का हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। हमारी जो समझ काम करती है उर्दू पत्रकारिता के बारे में, जाहिर है वो बहुत ही सीमित है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उर्दू पत्रकारिता, जैसा कि एक इम्प्रेशन है उर्दू के बाहर के लोगों को कि दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ कुछ एक केंद्र जो हैं, खासकर हैदराबाद है, बेंगलुरु है, इस तरह के जो बड़े केंद्र हैं, वहाँ तो फल फूल रही है उर्दू पत्रकारिता। लेकिन जो और बड़े केंद्र थे, चाहे वो कलकत्ता रहा हो, दिल्ली रहा हो, मुंबई रहा हो, मुंबई में अभी भी इनकलाब वगैरह अच्छे अखबार, बड़े अखबार निकल रहे हैं, लेकिन जो उत्तर भारत या पूर्वी भारत है, वहाँ उर्दू पत्रकारिता सिमटती जा रही है। क्या वजह आपको लगती है इसकी? रजा हैदर साहब, अगर आपसे शुरुआत करें। देखिए, मुझे लगता है कि जिसका आपने जिक्र किया वो बड़ी अहम बात है। दक्कन को छोड़ दें अगर आप, तो साउथ इंडिया जिसे आप कह रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़े सेंटर्स नहीं हैं। गुलबर्गा है, बेंगलोर है, लेकिन वो अपने आप में सेंटर माने जा सकते हैं। और दक्कन जो है वो वहाँ तक फैला ही हुआ था उस वक्त, और वहाँ पे इन्फ्लुएंस था उसका, तो अभी भी बड़े सेंटर्स हैं। 5-7 बड़े उम्दा नामची अखबार वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वाक़या यहाँ गुजरा वो ये था कि नॉर्थ में हमने धीरे धीरे करके हिंदी की जो स्पेस थी उसने उर्दू को थोड़ा ठेला है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी थी उर्दू को बचाने की, उर्दू सहाफ़त को बचाने की, वो उर्दू के छोटे मोटे मजौले और बड़े अखबार सबके ऊपर आ गई, और वो अकेले उसका शायद मुकाबला नहीं कर सकते थे। जबकि दक्कन में दक्कनी उर्दू जो है वो अपने आप में पूरी जगह बनाए हुए थी, तो उसने क्या किया कि अपनी पूरी उस ज़मीन को वो फीड देती रही, इसलिए वो थोड़ी सी शायद ज़्यादा बची रह गई। देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। दरअसल अगर आप नॉर्थ इंडिया को देखें तो काफ़ी बड़े बड़े ऐसे पॉकेट्स हैं जिनमें कि ठीक ठाक काम हो रहा है। जैसे लखनऊ है, पटना हुआ, छोटा सा जगह है गोरखपुर, लेकिन मतलब कुछ कुछ काम हो रहे हैं। लेकिन आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा कोई अहम काम नॉर्थ में इस तरीके का हो रहा है कि जिसकी हम मिसाल दे सकें। लेकिन दिल्ली है जैसे। शम्स, आपका इंप्रेशन क्या है, खासकर इसलिए कि आप बेंगलुरु के अखबार के दिल्ली ब्यूरो चीफ हैं और आप वहीं के रहने वाले हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे रजा हैदर साहब ने ठीक फरमाया कि उर्दू जुनूब में, जिसको आप साउथ कह रहे हैं, वो इसलिए फली फूली कि पहले से हैदराबाद
में उस्मान की हुकूमत थी हैदराबाद में, वहाँ और दक्कन हैदराबाद का पूरा गुलबर्गा, रायचूर और बीदर, ये पूरा हैदराबाद अभी भी उसको कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका बोलते हैं। तो वहाँ पहले से फूल फल रही थी, तो इसलिए जो अखबारात वहाँ से, हालांकि वहाँ से कम ही अखबार निकल रहे हैं, जैसे गुलबर्गा से 2-3 अखबार छोटे छोटे निकलते हैं, बीदर से 2-3 निकलते हैं, लेकिन जो उन जगहों में हैदराबाद के ही जो अखबार हैं 3-4 बड़े हैं वही जाते हैं। तो इस वजह से उर्दू का ज़्यादा जुनूब में ज़्यादा फैला हुआ, और बेंगलोर से भी 2-3-4 बड़े अखबार निकल रहे हैं, दूसरे जगह से निकल रहे हैं। तो शुमाल में, नॉर्थ इंडिया में उर्दू का इस तरह से कमी हो गई। लेकिन नॉर्थ में अगर मासूम साहब हम देखें कि कश्मीर को अगर छोड़ दें, जहाँ 3-4 बड़े अखबार निकलते हैं उर्दू के, और उसमें जाहिर है कश्मीर उज़्मा जो अखबार है जो ग्रेटर कश्मीर ग्रुप का है, इसके अलावा आफ्ताब है, श्रीनगर टाइम्स हैं, ये 3-4 बड़े अखबार 1 लाख सर्कुलेशन तक पहुँचते हैं, थोड़ा इससे कम भी होते हैं। लेकिन अगर हिंदी हार्टलैंड में हम देखें, अगर हम उत्तर से पूरब की तरफ बढ़ें, तो आप देखते हैं कि जो अखबार पहले बहुत बड़े बड़े सर्कुलेशन के थे, उनका सर्कुलेशन ही नहीं, रेवेन्यू जो उनकी जो राजस्व की स्थिति है वो भी बहुत कमज़ोर हुई है। ये हम समझना चाहेंगे कि ये आर्थिक सुधारों के दौर में, जबकि काफ़ी बाज़ार बढ़ा है, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट आए हैं, और जाहिर है उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले, उर्दू में सोचने वाले, वे लोग भी उस बाज़ार का हिस्सा हैं। तो क्या आखिर वो कौन सी चीज़ है जो उर्दू में रेवेन्यू वाइज भी और एडिटोरियली भी ये पत्रकारिता के लिए उतनी तगड़ी या उतनी ताकत वाली चीज़ नहीं बन पा रही है? देखिए, किसी भी ज़बान की या किसी भी भाषा की जो पत्रकारिता होती है वो उस ज़बान की तरक्की से या उस ज़बान के ज़वाल से जुड़ी होती है। ज़बान जब तरक्की करती है तो उसका जर्नलिज्म और उसकी सहाफ़त भी तरक्की करती है। नॉर्थ इंडिया में उर्दू एजुकेशन का पूरा फैब्रिक बिखर गया है। उसके अलावा जो हमारा साउथ इंडिया है, जनूबी हिंदुस्तान है, वहाँ पर उर्दू मीडियम के हज़ारों स्कूल हैं। अकेले महाराष्ट्र जैसे इलाके में हज़ारों उर्दू मीडियम के हाई सेकेंडरी लेवल के स्कूल हैं। लेकिन हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहाँ एक भी सरकारी सतह का उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है। जहाँ लाखों प्राइमरी स्कूल हैं हिंदी मीडियम के, वहाँ उर्दू मीडियम के किसी एक स्कूल को भी सरकार तस्लीम नहीं करती है। जाहिर है जब ज़बान के साथ इतनी तफरीक और इतना तासुब बढ़ता जाएगा तो उसका जर्नलिज्म भी पसपा होगा और वो नाकामी की तरफ जाएगा। शुमाली हिंदुस्तान में यही हुआ है कि उर्दू ज़बान के बका की और उसकी तरक्की के रास्ते रोक दिए गए हैं। अब उसके कुछ पॉलिटिकल असबाब भी हो सकते हैं, कुछ और दूसरे असबाब भी हो सकते हैं, या समाज की कुछ, हमारे लोगों की कुछ संकीर्ण और महदूद सोच भी हो सकती है कि ये ज़ुबान अगर तरक्की करेगी तो किसी दूसरी ज़बान से टकराएगी। लेकिन प्रोफेसर अली जावेद, अगर इसी प्रश्न को हम एक नए पहलू के साथ जोड़कर आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू साहित्य को आप उसमें एमए और रिसर्च के बच्चों को भी देखते हैं, उनका काम देखते हैं, तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर इस देश में उर्दू पत्रकारिता और बड़े जो उर्दू अखबार और मैगजीन्स थे, उनको निकालने वालों में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे, और पहला अखबार जो उर्दू का छपा उसको निकालने वाले प्रकाशक और संपादक दोनों हिंदू धर्मावलंबी थे। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा दौर, क्या वो फेनामिना है कि आज, अगर मैं गलत हूं तो कृपया सुधारिएगा, कि आमतौर पे उर्दू पत्रकारिता को एक मजहब या एक, बल्कि यूं कहा जाए साफ साफ कि एक मुस्लिम सांचे में फिक्स कर दिया जाता है कि मानो उर्दू पत्रकारिता मतलब मुस्लिम पत्रकारिता। ये जो चेंजेस सोच में आए हैं, या अगर ये इसमें असलियत भी कहीं अगर आपको नजर आती है तो कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये क्या है और क्यों है। देखिए उर्मिलेश जी, आप जानते हैं कि प्रेमचंद जैसा बड़ा राइटर देश का, वो उर्दू में लिखा करते थे और सारी उनकी शुरुआती रचनाएं उर्दू में हुई। जी उर्मिलेश जी, इसमें बुनियादी तौर पे मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कि सहाफ़त या पत्रकारिता, उसका बुनियादी मकसद क्या है। अखबार के ज़रिए या ख़बरों के ज़रिए आप अपने पढ़ने वालों तक इस तरह की ख़बरें जिनकी समाजी, सियासती, माशी और तहज़ीबी और साइंसी और टेक्नोलॉजी से मुतालिक हर तरह की ख़बरें जो है वो आप अपने कारी को, अपने रीडर को जो है बहम पहुँचाएँ। और इसीलिए इसको जो है हमारी जमहूरियत का चौथा खंभा भी कहा गया।
और इस ताल्लुक़ से जब हमारी उर्दू सहाफ़त, उर्दू जर्नलिज़म की शुरुआत होती है, और आपने जिस बात की तरफ इशारा किया जामे जहान नुमा, वो अखबार जब निकला तो उस अखबार का कतई ये मकसद नहीं था कि हम ये अखबार जो है मुस्लिम रीडरशिप के लिए निकाल रहे हैं। ये अखबार जो है उस समाज में पढ़े लिखे ऐसे तबके के लिए निकाला गया था जो उर्दू समझ सकता है, जो उर्दू के बारे में जो है सोचता है, और इसीलिए उसमें ऐसी मजहबी या जो है बहुत ज़्यादा मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो है चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तमाम समाजी, सियासी और माशी और तहजीबी जो हालात थे उनकी तरफ तबसरा हुआ करता था, और ये सिलसिला बहुत ज़माने तक जारी रहा। आप जानते हैं कि 1857 में जिस अखबार ने बहुत ही अहम रोल अदा किया वो दिल्ली का जो है दिल्ली उर्दू अखबार था, जिसे मौलवी मोहम्मद बाकर निकालते थे, और जिन्हें फांसी की सजा। जी, और वो मौलवी मोहम्मद बाकर, उनका मकसद, बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने वाले को अपने तमाम सियासी और समाजी मसाइल से आगाह किया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि किस तरह से बरतानिया हमारे ऊपर मुसल्लत है और हमें ग़ुलाम बना रखा है, और उससे आज़ादी हम किस तरह से हासिल कर सकते। लेकिन वो जो एक विरासत, अली जावेद साहब, हम समझना चाहेंगे बहुत संक्षेप में आपसे कि वो जो विरासत है उर्दू पत्रकारिता की, वो महान विरासत, आखिर उसमें जो अगर आपको लगता है कि आज वाकई उसमें कोई भटकाव है, तो वो कौन सा दौर है और कैसे ये हुआ है, और आज जो सूरत हाल है उसको कैसे देखते हैं? बहुत संक्षेप में। वो बदकिस्मती से वो भटकाव आया है हमें 1947 में आज़ादी के बाद, और वो अखबार उर्दू का कौमी आवाज़, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में निकाला गया था, एक ज़माने तक उसका बहुत ही अहम और बहुत ही पॉजिटिव रोल जो है रहा है हिंदुस्तान की पूरी सियासत में, ख़ासकर उर्दू के पढ़ने वाले लोगों के दरमियान। लेकिन उसके बाद जो है इस मुल्क की सियासत ने ज़बानों को मज़हबों के खाने में बांट करके देखने की कोशिश की, और इस तरह से जो है हिंदी को हिंदुओं के साथ जो है बांध दिया, उर्दू को मुसलमानों के साथ बांध दिया, और ज़बान का एक तरह से सांप्रदायिकरण जो है वो करने की कोशिश की गई, जिससे ये भटकाव आया। और इस भटकाव की वजह से बदकिस्मती हमारी ये है कि आज जितने उर्दू के अखबार हैं उसका 80% से ज़्यादा जो है जो न्यूज़ कंटेंट है वो मुसलमानों तक महदूद रहता है। जी। मुसलमान जो है तबाह हो रहा है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है, मुसलमानों के क्या मसाइल हैं, या हज के जो है या उम्रा के या रमज़ान के क्या फ़ज़ाइल हैं, इन्हीं सारी चीजों पर जो कंसंट्रेट। जावेद साहब हम अभी एक छोटा अंतराल लेते हैं, और जब इसके बाद लौटेंगे तो हम अपने अन्य मेहमानों से भी, चूंकि आपने एक बहुत पेचीदा मसला छेड़ दिया है जो बुनियादी तौर पर हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इस पर भी और अपने मेहमानों की राय लेंगे एक छोटे अंतराल के बाद। अंतराल से पहले मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात कर रहे थे कि उर्दू पत्रकारिता का जो अपने देश में जो सूरत हाल है उसके क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या उसके आयाम हैं, और अली जावेद साहब ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि कैसे उर्दू पत्रकारिता जो हमारे देश में आवाम की पत्रकारिता थी और जिसमें कोई मजहबी खाना नहीं था, कोई विभाजन नहीं था, वो कैसे आज़ादी के बाद क्रमशः धीरे धीरे एक सिमटती गई, और ऐसा लगा कि हाल के जो अभी अखबार अगर उनको देखें आप तो लगता है कि जैसे एक ख़ास मज़हब के लोगों का ही वो सिलसिला वहाँ पर दिखाई देता है। क्या मासूम मुरादाबादी साहब, हम ये समझना चाहते हैं कि कई दफ़ा हमने देखा है, कई मौक़ों पर देखा है कि हिंदी की पत्रकारिता जो इतनी बड़ी जिसका बड़ा ढांचा है, उसके बारे में भी देखा कि बड़े मसलों पर वो हिंदू पत्रकारिता में कई बार तब्दील होते लोगों ने देखा, और बड़ा अचरज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे पंजाब का मसला हो, आप और बहुत सारे इश्यूज़ देख सकते हैं। इस तरह से एक आरोप लगाओ हिंदी पत्रकारिता पर, मैं नहीं कहूँगा कि आरोप सही है या गलत है, लेकिन आरोप था। क्या उर्दू पत्रकारिता के बारे में जो ये एक कहा जाता है कि वो लगातार खिंचती गई है एक इस्लामी या एक ऐसा लगता है कि मुसलमान के इर्द गिर्द केवल उसको सीमित कर दिया गया, तो ये जो आरोप है इसमें क्या हकीकत है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो इल्ज़ाम है ये बड़ी हद तक दुरुस्त है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उर्दू का रीडर है वो 99% मुसलमान है। आज़ादी के बाद जो तबका पाकिस्तान से यहाँ आया था जो उर्दू बोलता था, उसके अखबार
प्रताप, मिलाप, तेज, हिंद समाचार अखबार थे जो उसको रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन वो तबका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब आज के दौर में उर्दू अखबार का जो रीडर है वो मुसलमान है, और वो ये महसूस करता है कि जो हिंदी और अंग्रेज़ी का मीडिया है वो उसके मसाइल को नहीं उजागर करता है, और उसके ताल्लुक़ से एक तासुब और तंगनज़री की फ़िज़ा बनी हुई है। उर्दू के अखबारात उसके मसाइल को टच करते हैं और उसके दिल और दिमाग की तर्जुमानी करते हैं। तो जाने अनजाने में उर्दू का मीडिया बड़ी हद तक एक मुस्लिम मीडिया में तब्दील हो गया है। लेकिन जो कंटेंट के स्तर पर ये चेंजेस आए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी से कहूँ कि मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता, लेकिन जो हमने अंग्रेज़ी के माध्यम से उर्दू पत्रकारिता के बारे में समझने की कोशिश की, या अपने दोस्तों से बात करके समझने की कोशिश की, तो हमने पाया कि जैसे जागरण ग्रुप, अब वो एक हिंदी का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके पास हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है। उसने इनकलाब जब टेक ओवर किया मिड डे ग्रुप से, तो इनकलाब जो अखबार है उसका जो कंटेंट है और जो जागरण का कंटेंट है, दोनों के बरक्स अगर मैं आपसे इस पहलू को जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? उसमें एक मुकम्मल अखबार की कमी इसलिए है कि वो मिसाल के तौर पे जुमे के दिन, फ्राइडे को, एक मज़हब पर, इस्लाम पर एक पूरा 5-6 पेज का एक पूरा फीचर निकालते हैं। इस्लाम क्या है, हज क्या है, रोज़ा लेकिन क्या जो सामाजिक आर्थिक जो मुद्दे देश के हैं, क्या उन पर फोकस नहीं होता? इतना फोकस नहीं करते वो इतना। लेकिन क्या सियासत जो है, या मुंसिफ है, या पासवां है, इस तरह के जो अखबार हैं, बड़े अखबार, आपको रजा साहब क्या लगता है कि उनका कंटेंट इन अखबारों के कंटेंट के मुकाबले कैसा है? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ अखबार बहुत हद तक कोशिश करते हैं और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक चीज़ कि एक बार एक यंग इंटर्न को ये कहा हमने एजेंसी में कि भैया जाओ और समाजी हालात के ऊपर, उसको ट्रेनी था तो उसे ऐसे ही भेज दिया और कुछ बढ़िया लेकर के आओ, कुछ भी जो हो सके। तो वो गया और जब लौट करके आया तो उसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बारे में लिखा हुआ था। तब एहसास हुआ कि ये बहुत हद तक ये बात घर कर गई है कि आपको अगर उर्दू के अखबार या एजेंसी में खबरें देनी है तो मुसलमानों के हवाले से देनी है। तो ये तो हो गई बात एक। लेकिन ऐसे ही एक बार वाकया ये पेश आया कि हमने एक रिसर्च जो कि हमने लंदन से ली थी उसको रिलीज़ किया, और वो रिलीज़ करने के बाद एक लखनऊ के किसी अखबार ने छाप दी, और जब वो छप गई तो उसके ऊपर हंगामा हो गया क्योंकि वो पोलियो से रिलेटेड एक कैंपेन के ऊपर बहुत ही उम्दा रिसर्च थी, लेकिन वो हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ जाती थी। उसको कोई अंग्रेज़ी अखबार अगर छापता या हिंदी अखबार छापता तो सुर्खियाँ होती सीधे सीधे, लेकिन वो नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस ने उसको पिक किया, कैरी किया, और इंडियन एक्सप्रेस की वो जब खबर बन गई तो उसके ऊपर हंगामा हो गया। हद ये है कि सेक्रेटरी साहब तक का फ़ोन आ गया यूपी से कि भाई ये आपने ऐसी खबर क्यों, किस हवाले से चलाई है, और उनको हवाला दिया गया। जब उन्हें हवाला दिया गया तब पता चला कि आपका, तब हमें यह एहसास हुआ कि उर्दू में अब ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा कोई रिवाज ही नहीं रह गया है। आप दरअसल एक बार साइकिल जब हो जाती है खबर, उसको भी दे देते हैं और वो मेन खबर बन जाती है। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, जहां आप देखते थे कि हमारे पास एक पूरा इफेक्ट रहता था। लेकिन मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो उर्दू का पाठक है, खासकर जो नौजवान है, और जो नई चीज़ों को समझना चाहता है, उसके लिए साइंस चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए इंटरनेशनल अफेयर्स चाहिए, उसके लिए सीरिया से लेकर के ईरान इराक तक की जो वो खबरें चाहिए कि वाकई अंदर क्या हो रहा है और स्ट्रेटेजिक स्तर पर उसको कैसे समझा जाए। क्या उर्दू अखबार अपने इस मुकाम पर, इस मुद्दे पर वो कामयाब होते नजर आते हैं? मैं आपको बताता हूँ, यहीं तक आप इसको क्यों महदूद रख देना क्योंकि चाहते हैं? चैनलों को हमने देखा है उर्दू के, तो उनको तो मैं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, वहाँ काफी हद तक कोशिश हो रही है। आप जो कह रहे हैं एकदम सही है। मैं कह रहा हूं आप यहीं तक मुद्दों को क्यों लिमिट कर देना चाहते हैं? क्या हमें उर्दू में सिनेमा के ऊपर आर्टिकल्स नहीं चाहिए? क्या हमें सेक्स एजुकेशन के ऊपर नहीं चाहिए कुछ? लेकिन वहां पे तो उसको चूम चाट के अलग रख दिया जाता है जबान को, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी जबान बना दी गई जिसमें ऐसे लिखने वाले लोग ही कम हो गए। अब तो आर्टिकल्स आने कम हो गए जो सिनेमा पे, एंटरटेनमेंट पे, जनरल एंटरटेनमेंट के ऊपर बातें करते हैं। आप तीनों लोगों से मैं समझना चाहता हूं, और बारी बारी से, बहुत हमारे पास समय खत्म हो रहा है, बिल्कुल संक्षेप में शम्स, आप सभी लोग निर्णयकारी पोजीशन पे हैं, यानी आप लोग डिसीजन मेकर्स हैं अपने अपने अखबारों के या अपनी अपनी एजेंसी के, खासकर 3 लोग। तो हम जानना चाहते हैं कि आप लोग अपने स्तर पर जो कर रहे हैं वो क्या है? क्या वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? जो आपकी इच्छा है, आपकी जो कोशिश है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही तो क्यों? देखिए, आपका ने जो मौजू चुना है उर्दू सहाफ़त की सूरत हाल, तो वो उस पर मेन उस पर आप फोकस कीजिए कि उर्दू सहाफ़त का ऐसा नहीं, जब आप जिस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पीछे नहीं है। हमारी उर्दू सहाफ़त
इंग्लिश या हिंदी या दूसरे जुबानों के बिल्कुल हम पल्ला है। इसमें बिजनेस और माशियात, मैं वही और पूछ रहा हूँ आपसे। वो सारे स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त सारे, और अच्छे अच्छे जो अखबार बड़े हैं हैदराबाद से, हमारे बेंगलोर से, बॉम्बे से, उसमें सारे चीज़ें इन्हें 16 और 20-20, 24 पेज के अखबार रोज़ाना निकल रहे हैं। और हर मौजू को, हर जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका अहाता किए हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि साहब के सिर्फ ये दीनी होके रह गया है, जावेद साहब ने उसके तरह इशारा किया, वो ऐसा नहीं है। जुमा के दिन के कुछ अखबार हैं जैसे हमारे साथ में हैं, एक दो आर्टिकल जुमा से रिलेटेड या मजहब से रिलेटेड या कुछ ऐसे, हाँ ऐसे है। उर्मिलेश जी, मैं यहाँ इंटरवीन करना चाहूँगा जी। और इसलिए मैं इंटरवीन करना चाहूँगा कि आपने कुछ अखबारों का नाम लिया जिसमें सियासत हैदराबाद, रहनुमाए दक्कन और मुंसिफ इस तरह के अखबार बड़े अखबार आज भी जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अपना मियार एक बना करके रखें। दूसरे, आपने चैनलों का जिक्र किया। चैनलों में भी जो है जितने उर्दू के चैनल, सो कॉल्ड उर्दू के चैनल शुरू किए गए हैं, वो सिर्फ रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिवाय भाई मुसलमानों के मसाइल इससे अलग भी हैं। मुसलमान जो है उसको तालीम चाहिए, मुसलमान के बच्चे हेल्थ केयर चाहिए, मेरा तो कहना इसी समाज में रहना है। और जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने में उर्दू मीडिया का क्या रोल हो सकता है, ये बहुत ही नेगेटिव अंदाज में जा रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या जिसे हमने यहाँ फरामोश कर दिया और भुला दिया है, वो ये है कि उर्दू अखबारों में और उर्दू जर्नलिज्म में प्रोफेशनल लोगों की बहुत कमी है। पूरे हिंदुस्तान में उर्दू जर्नलिज्म की ट्रेनिंग का कोई सेंटर नहीं है। जो लोग आश्चर्यजनक है। उर्दू जर्नलिज्म बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक कोशिश हुई थी पिछले दिनों, जो कि मिनिस्ट्री ने एक स्टेप लिया था, IIMC को डायरेक्ट किया था। जी, और JNU के अंदर अपना कोर्स है, लेकिन IIMC को डायरेक्शन देने के बाद एक शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंटल कोर्स शुरू हुआ, लेकिन वो उसके बाद चला ही नहीं, वो नाकाम हो गया। और उसकी वजह यह है कि जो लोग उर्दू अखबारों में काम करने के लिए आते हैं, वो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए आते हैं। वो उर्दू डिपार्टमेंट से प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। या तो मदरसों के बच्चे आते हैं या उर्दू डिपार्टमेंट से MA PhD करके आते हैं, जिनको उर्दू लिखने पर तो कुदरत होती है, लेकिन वो नहीं जानते कि जर्नलिज्म क्या चीज़ है और हमें क्या करना है, हमें अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है और किस तरह से मौज़ूआत को हमें पेश करना है, किस तरह से समाज को सही नहज पे ले जाना है, और किस तरह से मुल्क की, ये मुल्क हमारा एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। ये मिली जुली तहजीब है, संस्कृति है, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और बहुत से मुद्दे मुसलमानों के ऐसे हैं जो सबके मुद्दे हैं। लेकिन बिल्कुल एक अंत में हमारे दिमाग में एक सवाल और है कि ये बात सही है जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया अभी मासूम साहब ने, कि प्रोफेशनलिज्म, जैसे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की आपने चर्चा की, JNU की चर्चा की, बहुत सारे संस्थान प्राइवेट सेक्टर के खुले हुए हैं मास कॉम के, लेकिन शायद ही उनमें कहीं उर्दू पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप सब लोग बता रहे हैं। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि जो रेवेन्यू का प्रश्न है, प्रशिक्षण के अलावा, प्रोफेशनलिज्म के अलावा, क्या उर्दू पत्रकारिता को वो शेयर मिल रहा है विज्ञापन के हिसाब से, अगर मैं जानना चाहूँ, सरकारी, गैर सरकारी, कॉर्पोरेट सेक्टर से, जो उसका हक होना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ी आबादी अभी भी इस देश में उर्दू अखबार पढ़ती है, उर्दू मैगजीन्स पढ़ती है और उर्दू चैनल देखती है। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल एक कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें। खास तौर गवर्नमेंट के तो कुछ मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से तो बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट से भी जो, जैसे एक स्कीम है गवर्नमेंट की कि आप अखबारों को सब्सिडाइज करेंगे उनका, वो तो जो एजेंसी, जैसे मसलन उन्होंने एक एजेंसी बोल दी है कि आप उनसे लेंगे तो हम देंगे वरना नहीं देंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ इतना करें कि जैसे मान लीजिए 20 करोड़ रुपया सब्सिडी का है, वो दे दें और कहेंगे टॉप के आप 5 एजेंसी से जो भी खबर लेगा हम उसको सब्सिडी देंगे, वो बहुत अहम बात हो जाएगी। मासूम साहब, आप स्वयं संपादक हैं उर्दू अखबार के, आपकी क्या इस बार राय है? बिल्कुल अंतिम छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था कि जहां अखबारों की रीच है और जिनकी सर्कुलेशन अच्छी है, उनको प्राइवेट सेक्टर के इश्तहार मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हैदराबाद के जो अखबार हैं, उनको कारपोरेट सेक्टर के भी इश्तहार मिलते हैं, चूँकि उनकी सर्कुलेशन 50,000 के करीब है। नॉर्थ इंडिया में एक भी ऐसा अखबार नहीं है जो 50,000 को टच करता हो। छोटे छोटे अखबार हैं, और छोटे छोटे अखबारों की मजबूरी ये होती है कि उनके रिसोर्सेज कम है, ना वो अपनी सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, ना मार्केटिंग डिवीज़न मजबूत कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बुनियादी बात की थी, जहाँ ज़बान मजबूत है वहाँ जर्नलिज्म मजबूत है।
आखिर बिल्कुल अंत में अली जावेद, आखिर फिर अगर ये हम समझना चाहें कि रास्ता फिर क्या है उर्दू पत्रकारिता आवाम के साथ, और कुल मिलाकर वो अपने 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 आज़ाद ढंग से अपनी बात रखे और खड़ा भी हो, उसका रेवेन्यू तंत्र भी मजबूत हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उर्दू वालों को अपने तौर पे समझना होगा। सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के भरोसे और गवर्नमेंट की मदद के भरोसे हम सब कुछ जो है उर्दू का भला कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। जी। अपने मेयार को जो है बेहतर बनाना होगा। और मैं समझता हूं कि आज भी जितनी दूसरी ज़बानों को सहूलतें मिल रही हैं सरकार की तरफ से, उर्दू अखबारों को भी वो सारी सहूलतें मिल रही हैं। लेकिन हम उर्दू वालों का जो है दूसरी ज़बानों की तरह मेयार जो है वो और ऊपर होना चाहिए। और हम इसी टिप्पणी के साथ आज की इस चर्चा का समापन करते हैं और उर्दू पत्रकारिता के बेहतर भविष्य की शुभकामना के साथ हम यह भी कहेंगे कि उर्दू पत्रकारिता के जो बड़े लोग हैं, जो उसके किरदार हैं, उसके स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, उन सबको उर्दू पत्रकारिता की बेहतरी के लिए ज़रूर ठोस एक रणनीति, ठोस कदम बनाना चाहिए और सबसे पहले एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि वो कैसी पत्रकारिता चाहते हैं और किस तरह से बाज़ार और अखबार दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता विकसित करना चाहते हैं, प्रोफेशनलिज्म कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्योंकि आज मीडिया उद्योग का एक रूप ले लिया है और हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रोफेशनल ढंग से इसे समझना होगा कि कैसे पत्रकारिता की दहलीज भी मजबूत की जाए और साथ साथ बाजार के हिसाब से हम पत्रकारिता के जो जरूरी पहलू, खासकर उद्योग का पहलू है, खासकर व्यवसाय का पहलू है, उसको भी जोड़ा जाए। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को ठीक से देखा।